नमस्कार। आज हम मणिपुर के एक बहुत ही खास निर्वाचन क्षेत्र की कहानी समझने जा रहे हैं। हमारा मकसद किसी की जीत या हार की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि आंकड़ों के जरिए यह समझना है कि वहां के लोगों की आवाज क्या कह रही है। एक ऐसा इलाका जहां की सियासत अक्सर बड़े दिलचस्प मोड़ लेती है। तो ये है लिलोंग, मणिपुर के थौबल जिले का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30। इम्फाल घाटी में नदी के किनारे बसा ये इलाका सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम लिलोंग की जमीन और लोगों से बात शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों और पुराने चुनावी पैटर्न को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि बेहतर शासन का एक खाका क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र का सामाजिक और इंसानी ताना बाना कैसा है। ये जमीन मुख्य रूप से मैतेई पांगल समुदाय की है। यहाँ ज्यादातर लोगों का जीवन और उनकी रोजी रोटी नदी, खेती किसानी और छोटे मोटे स्थानीय व्यापार के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन जमीन पर लोगों के मन में कुछ गहरी चिंताएं भी हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, बुनियादी ढांचे की अनदेखी, सरकार में अपनी आवाज की कमी और अपनी सांस्कृतिक और मजहबी पहचान को लेकर एक तरह की बेचैनी। और यकीन मानिए, यही वो चिंताएं हैं जो यहाँ के वोटिंग पैटर्न को तय करती हैं। और ये परेशानियां सिर्फ बातों में नहीं है। कुछ वक्त पहले वक्फ एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 7 से 8 हजार लोग सड़कों पर उतर आए। ये घटना सरकार के प्रति एक गहरे अविश्वास को साफ साफ दिखाती है। इस एक विरोध ने लोगों के दिमाग में बैठे गुस्से को एक राजनीतिक लहर में बदल दिया। तो ये तो हुई लोगों और उनके मुद्दों की बात। अब जरा सामाजिक माहौल से हटकर हाल के चुनाव के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो अपनी कहानी खुद कहते हैं। अब इस नंबर को देखिए, 94.3%। 2022 के चुनाव में इतना जबरदस्त मतदान हुआ था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साफ बताता है कि यहाँ के लोग सियासत में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, कितने जागरूक हैं और बदलाव के लिए कितने तैयार रहते हैं। और जीत का अंतर कितना था? सिर्फ 570 वोट्स। ये नंबर दिखाता है कि मुकाबला कितना करीबी था, एकदम कांटे की टक्कर। और ये भी कि यहां का समाज किस तरह दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो ये रहे 2022 के नतीजे। जेडीयू के मोहम्मद अब्दुल नासिर को मिले 16,886 वोट, जबकि बीजेपी के वाई अंतास खान को 16,316 वोट मिले। मजे की बात यह है कि असल लड़ाई एनडीए के ही दो सहयोगी दलों के बीच हुई, जो यहां की स्थानीय राजनीति की पेचीदगी को दिखाता है। और कांग्रेस सिर्फ 445 वोट पर सिमट गई, मतलब रेस से लगभग बाहर ही हो गई। ये चार्ट उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। जेडीयू को लगभग 50% और बीजेपी को 48% वोट मिले, मतलब 97% से भी ज्यादा वोट सिर्फ दो मुख्य उम्मीदवारों के बीच बढ़ गए। इसे कहते हैं जबरदस्त ध्रुवीकरण। तो अब सवाल ये उठता है कि वोट इस तरह से क्यों बटे? चलिए इन नतीजों के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिलोंग की राजनीति में पार्टियों की बड़ी बड़ी विचारधाराओं से ज्यादा लोगों की व्यक्तिगत वफादारी काम करती है। यहाँ चुनाव किसी पार्टी के झंडे पर नहीं, बल्कि मजबूत स्थानीय नेताओं और उनके परिवार के रसूख पर तय होते हैं। और यहीं से एक बहुत अहम बात सामने आती है, जिसे हम वोट विखंडन या वोटों का बंटवारा कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वोट हमेशा कई मजबूत उम्मीदवारों में बंट जाते हैं। इस वजह से किसी भी एक पार्टी के लिए एक तरफा स्थिर बहुमत बनाना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही लिलोंग की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या ये कोई नई बात है? चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं कि 2022 का नतीजा कोई अनोखी घटना थी या फिर ये एक पुराने ट्रेंड का ही हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले 25-30 सालों में कोई भी पार्टी यहां से लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाई है। कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और अब जेडीयू। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि लिलोंग में बदलाव ही एक अकेली स्थायी चीज है। और ये देखिए, एक जमाने में यहां की सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस का सफर 2012 में जिसके पास 42% से ज्यादा वोट थे, वो पार्टी 2022 आते आते सिर्फ 1.3% पर सिमट गई। एक किसी भी पार्टी के लिए एक दशक के अंदर एक बहुत ही चौंकाने वाला पतन है। तो इन सब से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा साफ है। यहां का वोटर किसी एक पार्टी के सिंबल का वफादार नहीं है, वो बहुत समझदार है।
एक्टिव है और उम्मीदवार और मौजूदा मुद्दों को देखकर अपना मन बदलने को हमेशा तैयार रहता है। कह सकते हैं कि यहां जीत किराए पर मिलती है, किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता। तो जब हमने यहां की जरूरतें और सियासी नब्ज को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत की रणनीति सुझाई जा सकती है, मतलब 4 तरफा रणनीति। पहला, जमीन पर उतरकर लोगों से सीधा रिश्ता बनाना। दूसरा, गठबंधन में ऐसा तालमेल बिठाना कि वोट न बटे। तीसरा, लोगों के असल मुद्दों पर एक साफ संदेश देना। और चौथा, डिजिटल और मीडिया के जरिए उस संदेश को हर घर तक पहुंचाना। और वो संदेश क्या हो सकता है? जैसे एक नारा हो सकता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करें, विभाजनकारी कानूनों का विरोध करें। ये सीधे सीधे समुदाय के मन में बैठी उस गहरी चिंता को आवाज देता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और सिर्फ नारे नहीं, बल्कि ठोस वादे। लिलोंग गारंटी के तहत कुछ ऐसे वादे पेश किए जा सकते हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों। जैसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, हर घर में भरोसेमंद बिजली और पानी, गरीबों के लिए बेहतर इलाज और किसानों को मदद। ये सब उन्हीं शिकायतों का सीधा जवाब है जिन्हें हमने शुरू में पहचाना था। तो ये सब हमें आखिरकार कहाँ ले जाता है? अपनी बात खत्म करने से पहले इस राजनीतिक रणनीति को शासन के एक बड़े मकसद से जोड़कर देखते हैं। तो चलिए आज की चर्चा इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये जो व्यक्तिगत और बंटी हुई वफादारी का सिस्टम है, इसे गवर्नेंस के एक ऐसे ब्लूप्रिंट से बदला जा सकता है जो वोटर की भलाई को सबसे ऊपर रखे? ये वो सवाल है जो सिर्फ लिलोंग के लिए नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है।